हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे ये जो है अपने प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब इनहेरिटेंस आया था फर्स्ट, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनमें कोड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लिखा जाता था। तो उस जो कोड बहुत ज़्यादा रीराइट होता था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कोड रीयूजेबिलिटी ने। तो एक कोड आपने एक बार लिख दिया, वो आप कई बार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस में। दैट इज़ कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। तो वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई थी आपके इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन की बात करें तो derive quality and the characteristics from parents or ancestors like you inherit features of your parent। मतलब आप अपने पेरेंट्स से के जैसे दिखते हैं, अपने पेरेंट के जो प्रॉपर्टी होती है उस पर आपका हक होता है, तो दैट इज़ इनहेरिटेशन। ठीक है, तो आप अपने फादर की जो है प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करते हैं। जैसे देखिए कोई किसी गर्ल के बारे में बात करें तो शी हैड इनहेरिटेड द ब्यूटी ऑफ हर मदर। तो इफ़ मदर इज़ ब्यूटीफुल देन यू नो her daughter maybe, so that is inheritance। तो बस को प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो पहले से जो क्लासेस बनी हुई हैं, नई क्लासेस बनाइए, उनमें जो है इनहेरिट कीजिए फंक्शंस को। तो आपको जो पहले वाली क्लास में लिखा हुआ फंक्शन है उसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, दैट इज़ योर इनहेरिटेंस। राइट, तो उसके बाद देखिए ये हम बात कर चुके हैं। देखिए एक क्लास होती है पेरेंट क्लास, अभी हम डायग्राम में देखेंगे। एक होती है डिराइव्ड क्लास। पेरेंट क्लास वो क्लास होती है जो आपका बेस क्लास होती है, और जो क्लास कोई और क्लासेस जिस क्लास को इनहेरिट करती हैं वो जो क्लास होती है ना, जो इनहेरिट करने वाली क्लासेस हैं वो तो डिराइव्ड क्लासेस होती हैं, और जो इनहेरिट होती है वो पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, सिंटैक्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे आप। अगर आपको इनहेरिटेंस करना है तो सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद में मान लीजिए आप जो क्लास बना रहे हैं उसका नाम ABC है, या फिर आप इसको डिराइव्ड क्लास के नाम से भी लिख सकते हैं। फिर एक सिंगल कॉलन आता है, और फिर एक्सेस स्पेसिफायर आता है कि आप पब्लिकली करना है, प्राइवेटली करना है, या फिर प्रोटेक्टेड वे में काम करना है। और उसके बाद में बेस क्लास का जो है नाम आता है, या पेरेंट क्लास का नाम आता है। तो ठीक है, इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। देखो इनहेरिटेंस तो फिर इसका मतलब 3 तरीके से हो गया। ठीक है, हर केस में इनहेरिटेंस 3 तरीके से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट आपका क्या हो गया, इनहेरिटेंस पब्लिकली करना। दूसरा हो गया आपका, फिर तो जब पब्लिकली करोगे तो आप क्या करोगे, सिंपली ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बदलनी होंगी। पब्लिक करने के केस में आपको क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है जो आप बना रहे हो, उसके बाद में कॉलन, और फिर यहाँ पब्लिक लिख देना है, और फिर बेस क्लास का नाम आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो पब्लिक क्लासेस हैं वो मतलब पब्लिकली जो क्लासेस हैं वो इनहेरिट होने लगेंगी। उसके बाद है डिराइव्ड क्लास ऑफ डिराइव्ड क्लासेस। इफ़ वी आर इनहेरिटिंग ए डिराइव्ड क्लास यूजिंग ए पब्लिक इनहेरिटेंस एज शोन। मतलब अगर पहले से ही कोई क्लास ए बनी हुई थी और इस ए क्लास को किसी क्लास बी ने इनहेरिट किया पब्लिकली, और फिर आपने एक नई क्लास बनाई सी और उसने इस बी क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो ये जो है वो किस टाइप का इनहेरिटेंस हो गया, डिराइव्ड क्लास से डिराइव्ड क्लास का इनहेरिटेंस। अगर आप प्रोटेक्टेड वे में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ प्रोटेक्टेड आप लगा देंगे, और जो प्रोटेक्टेड के फीचर्स होने चाहिए वो मिल जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। उसके बाद में अगर आपको प्राइवेट करना है तो कैसे करेंगे, अगर प्राइवेट करना हो तो आप यहाँ पर सीधा इसको प्राइवेट लगा देंगे। और ये ध्यान रखिए, अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस प्राइवेट ही होता है C++ में। तो अगर आपने कहीं इस तरीके से लिखा हुआ देखें तो आप ये ना समझें कि इसके बीच में सर यहाँ तो आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर लगाया ही नहीं है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, डिराइव्ड क्लास का हम देख चुके हैं। प्राइवेटली करना है तो डिराइव्ड क्लासेस और डिराइव्ड क्लासेस की बात करेंगे।
तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ हमने पब्लिक का केस देखा था, एज इट इज़ आपका प्राइवेट का केस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस कितने तरीके से होता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। तो इनहेरिटेंस जो होता है आपका वो 5 तरह का होता है: सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्की और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये किस तरीके से काम करता है ये आप देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे कोड करते हैं वो भी हम देख लेंगे, लेकिन एक बार इसका डायग्राम जो है वो हमको ज़रूर देखना चाहिए। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखिए ये एक बेस क्लास होती है, ये एक डिराइव्ड क्लास होती है। तो आपके डिराइव्ड क्लास बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, आप इस एरो को नीचे भी लगा सकते हैं, अगर बस वो समझना आपको है कि नीचे लगाने का मतलब ये है कि बेस क्लास की चीज़ें डिराइव्ड क्लास में आ रही हैं, तो उससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है, जो बेस क्लासेस होती हैं वो 2 होती हैं और डिराइव्ड क्लास 1 होती है। मतलब जो ये नीचे वाली क्लास है ये तो एक ही है, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ ले रहा है वो ये एक से ज़्यादा क्लासेस से लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आने वाली होंगी, तो बताओ आप उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप देखिए एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, जैसे ये आपका बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास 1, ये डिराइव्ड क्लास 2। तो इस तरीके से इसके लेवल्स जो होते हैं वो होते हैं। इस जो डिराइव्ड क्लास 1 है इसने बेस क्लास को इनहेरिट किया है, फिर डिराइव्ड क्लास 2 ने डिराइव्ड क्लास 1 को इनहेरिट किया है, और इस तरीके से काम चलता है। तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। आपको जो यूजेबिलिटी है उसके हिसाब से आप इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास होती है और इसकी बहुत सारी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, काफ़ी जगह जहाँ हायरार्की की ज़रूरत होती है वहाँ जो है इस तरह का इनहेरिटेंस यूज़ होता है। आपकी फैमिली में भी ये यूज़ होता है, एक फादर के कई बच्चे हैं, ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। फिर इसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस आपको क्या बोलता है कि इसके पास में एक बेस क्लास है और फिर इससे जो है 2 डिराइव्ड क्लासेस ने इस बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। मतलब ये जो डिराइव्ड क्लास अभी आपको जो बेस क्लास दिखी है इसके फंक्शंस कहाँ जाने वाले हैं, इसके फंक्शंस जाने वाले हैं डिराइव्ड क्लास 1 में और डिराइव्ड क्लास 3 में। और उसके बाद में इन दोनों को यूज़ करते हुए एक नई डिराइव्ड क्लास बन रही है जिसका नाम है डिराइव्ड क्लास 2। और जो ये डिराइव्ड 2 है, ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, इसमें एक बेस क्लास है, उसके बाद में 2 डिराइव्ड क्लास हैं, देन अगेन दिस डिराइव्ड क्लास 2 is inheriting 2 different classes, derived class 1 and derived class 2, and these two classes, derived class 1 and 2, is already deriving a class base class. So this structure sometimes creates some illusion or some problem which is solved by virtual functions or pure virtual functions, we can say, or using abstract classes, right? So single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance doesn't have too much implications or problems, but hybrid inheritance does, right? So in next lecture or whenever that turn of hybrid inheritance will occur, we'll try to solve the problems of hybrid inheritance, right? Okay, for enough for today's lecture. We'll discuss single inheritance in next lecture.